स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 29 और 30 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं आप देख सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैंडेटरी है आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और रेगुलरली मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो उनको रिलीजियसली जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा। और ये 100% की जो गारंटी है मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, इसके आप प्रूफ्स भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिए, आपको वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी। अभी एक साल में जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जो भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और साथ ही साथ अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपीपीसीएस 2020 में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो प्रूफ है, आप प्रूफ जाकर देखिए, देखने के बाद सुनिश्चित हो जाइए और रेगुलरली आपको लेक्चर्स को फॉलो करना है और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा। 100% गारंटीड सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा आप चाहें तो मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस काफी नॉमिनल है। मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है, जहां पर आपको डेली जो ये करंट अफेयर्स के आप लेक्चर देख रहे हैं इनकी आपको पीडीएफ मिलती है, इनके नोट्स मिलते हैं यानी कि हैंडआउट्स मिलते हैं। वीकली आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है रिवीजन पर्पस के लिए, और आपको मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है। और इतना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मेरी तरफ से मिनिमम 150 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। और इसका अगर आपको पेड पैकेज में किस प्रकार से मटेरियल मिलता है, इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और 2021 एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो एनसीईआरटी का एक बैच चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उस बैच का भी एक वीडियो है, जरूर देख लो और उस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है वो आप लोगों के लिए, राइट। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी अपने चैनल्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चैनल्स की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो आप फेसबुक पर मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, राइट। और गाइज, अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट अब लेक्चर को अपन शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली अपन पेपर 2 के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। गाइज, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगेन फिर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर जो कुछ कुछ महीनों में जो इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं तो उसकी जगह सिर्फ एक ही इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, और यही आज की कंट्री की डिमांड है, नीड है, राइट। क्योंकि जब हमेशा जो कुछ कुछ महीनों में जो इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं तो उस कारणवश काफी सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं, डेवलपमेंटल वर्क जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बाधित होते हैं, हैम्पर होते हैं। तो ऐसा कहा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, और ये चीज उन्होंने कही 88th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान। इन्होंने इवन ये भी सजेशन दिया कि सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए जिसका उपयोग किया जाना चाहिए लोकसभा, विधानसभा और दूसरे इलेक्शंस में। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, बात करेंगे कि ये फायदेमंद है कि नहीं। तो पूरी चीज जो है वो इसकी अच्छे से देखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली चीज तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्या होता है। तो देखो गाइस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमारी पूरी कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए सिर्फ एक ही इलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, पंचायत का हो, अर्बन लोकल बॉडीज का हो। तो 5 सालों में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज होती है वन नेशन वन इलेक्शन में। इसकी एक डेफिनेशन अगर की बात करें तो देखिए गाइस, क्या क्या चुनौतियां हम लोग को देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे इलेक्शन होते रहते हैं समय समय पर, राइट। 5 सालों के अंदर अगर मल्टीपल इलेक्शन होंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टेट में अलग इलेक्शन हो रहा है, राइट, सेंटर का अलग इलेक्शन हो रहा है, लोकल बॉडीज का अलग इलेक्शन हो रहा है। जब इतने सारे जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पैसा। पैसा बहुत खर्च होता है इसमें। देखो, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स का इस्तेमाल सरकार क्या करती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाती है, राइट। जो पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो होती है उसमें पैसा खर्च करती है सरकार, जिससे हमें जो है वो फायदा मिल सके। रोड बनवाती है, अलग अलग चीजें बनवाती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। बट वही पैसा जो है जो हम लोग टैक्स के तौर पर जो पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस जो है हमारी, यानी कि वो जो हमारा पैसा जो है वो इलेक्शन में लगता है।
इलेक्शन को मेंटेन करने के लिए लगता है, मैनेज करने के लिए लगता है, इवन जो कैंपेनिंग जो कंडक्ट की जाती है ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उसमें भी पैसा लगता है। तो ये चीज है कि हमारा पैसा यहां पर लग रहा है। जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर्पस के लिए, वो पैसा इलेक्शन में जाता है। इसके अलावा पॉलिसी पैरालिसिस, आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन के समय पे, आपको पता होगा। तो उस समय जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, सब रुक जाती हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज जो है उसकी डिलीवरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा मैन पावर, जो क्रूशियल मैन पावर है, पुलिस वगैरह जो है, हमारी पुलिस जो है वो हमारी सेवा के लिए होनी चाहिए, बट इलेक्शन के दौरान पुलिस जो है वो लग जाती है इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, राइट। कहीं पर क्राइम हो जाए, गंभीर क्राइम हो जाए, बट उस समय फोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि पुलिस वहां पर तैनात होती है। तो ये वाली चीज है। तो हमारी जो क्रूशियल मैन पावर है वो डाइवर्ट हो जाती है इलेक्शन के दौरान, राइट। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर होता है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी है जो सरकार चला रही है और जो कार्य कर रही है, बट उसको ये चिंता भी है कि यार यार इस क्षेत्र पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है और हम चाहेंगे कि हमारी ही पार्टी जो है वो उस क्षेत्र पर जीते। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि रूलिंग पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए नहीं कर रही है, राइट। वो ध्यान जो है उसका थोड़ा बहुत जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। वो फोकस कर रही है कि यार इस क्षेत्र पर भी हमें इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है इस क्षेत्र पर, और इस क्षेत्र पर हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते। तो पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा ना पॉलिटिकल पार्टी का, राइट, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उनका फोकस तो ये भी है कि यार उस क्षेत्र पर इलेक्शन हो रहा है तो हम वहां पर भी जीत सकें। तो ये वाली चीज है। और इलेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए मुसीबत आ जाती है क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत पैसा खर्च करना होता है जो कि उनके पास इतना नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ही हमेशा पावर पे आती जा रही हैं। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को मौका नहीं मिल पा रहा। तो ये एक इशू है। आगे की बात करें कि साइमल्टेनियस जो इलेक्शन होते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को नजर आते हैं, यानी कि एक साथ अगर चुनाव होंगे, राइट, तो उसके क्या लाभ होंगे। तो गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी। जस्ट जो चीज मैंने आपको बताई उसका उल्टा ही। सबसे पहली बात तो पैसा बचेगा, राइट। रेवेन्यू जो है वो हमारे जो टैक्सेस है वो सही जगह पे इस्तेमाल होंगे, राइट, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। ग्रोथ, हेल्थ केयर एक्टिविटीज हम लोग इंप्रूव करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आज की डेट में चल रही है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग जो है वो हेल्प कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा, फंडिंग रहेगी उसके लिए, राइट, क्योंकि फंडिंग जो है वो इलेक्शन में बर्बाद नहीं होगी। तो ये चीज है। गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी हम लोग को देखने को मिलेगी। वही चीज मैंने आपको बताया कि रूलिंग पार्टी जो है उसका सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, गवर्नेंस के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, प्रॉपर कानून बनाने के ऊपर, राइट, इस कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो पूरा फोकस वो डेवलपमेंट और ग्रोथ पे करेंगे, रादर देन ये सोचने में की बजाय कि उनको कहां कहां पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है और उनको कहां कहां पर जीतना है। तो उनका पूरा फोकस जो होगा वो डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए होगा। तो ये वाली चीज है। पैसा मैंने आपको बता दिया, पैसा बचेगा। हमारी जो क्रूशियल मैन पावर जो है, हमारी जो फोर्सेज है, उनको बार बार जो है वो तैनात नहीं होना पड़ेगा, राइट। इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो वो सिर्फ फोकस करेंगे इस कंट्री में सिक्योरिटी पर्पस। जैसे पुलिस का एग्जांपल है, पुलिस जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करेगी रेदर देन इलेक्शन मैनेज करने की जगह, है ना। तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ चीज है। एफिशिएंसी गवर्नेंस में हम लोग को देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। आपको पता होगा कि इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा काला पैसा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो काला पैसा जो है वो नहीं लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं काले पैसे का उपयोग थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। इस चीज के थोड़ा सा नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा होगी। इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा लोगों की भी एक मेंटालिटी हम लोग को ये देखने को मिलती है, जैसे कि अपन वोटर्स की बात करें तो वोटर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, राइट, तो वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चूज करते हैं, राइट। तो वोटर की हमेशा टेंडेंसी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, यानी कि इसको अगर हम लोग को लागू करना है तो हमें कौन से चेंजेस लाने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, राइट, कानून वगैरह में क्या क्या चेंज करना होगा। तो आर्टिकल 83 को हमें अमेंड करना होगा। आर्टिकल 83 जो कि डील करता है कि एक हाउस जो है पार्लियामेंट का, तो उसमें उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, राइट, तो उसके साथ ये डील करता है। आर्टिकल 85 को अमेंड करना होगा जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। आर्टिकल 172 की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके ड्यूरेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल 172 हमें देखने को मिलता है, तो इसको जो है वो अमेंड करना होगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये जो कानून है उसको चेंज करना होगा, उसमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे कि जो पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह, तो उसमें उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए अमेंडमेंट लाए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की
पावर्स जो है और जो उनके फंक्शन जो है उसको चेंज थोड़े करने पड़ेंगे, राइट, जिससे कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकें। साथ ही साथ डेफिनेशन जो है वो ऐड करनी होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन की, और इसमें मतलब सेक्शन 2 जो है उसमें ये चीज ऐड होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब देखिए ये जो टॉपिक है इसमें तो अपन ने बात जो है वो ये सब चीजों के बारे में करी, बट मैं चाहूंगा कि एक अपन आर्टिकल को देखें। ये जो आर्टिकल है ये दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ये आर्टिकल आप लोग के लिए उठा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये दैनिक भास्कर की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है, बट इसमें क्या रहता है कि मैंने इसको आपके लिए रीडर्स मोड पे ओपन किया हुआ है, जिसके चलते अपन कोई एड्स वगैरह ना देखें, सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करें। तो इस आर्टिकल को एक बार आप सुनिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आपकी और कंसेप्ट क्लियरिटी होगी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तौर से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी क्लियर हो रहा है और मेंस पर्सपेक्टिव से अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि मई 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को मोदी सरकार देखने को मिली थी, तो उसके कुछ समय के बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई, और मोदी जी ने कई बार वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो है वो कहा, सपोर्ट किया कि इस प्रकार का होना चाहिए, और अभी रिसेंट पास्ट में भी सपोर्ट किया गया, तो अभी फिर से इन्होंने दोहराया। और संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है, ये नीड है, जिसको मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए इस मामले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, तो ये पूरी चीज अपन डिटेल में अब समझते हैं। तो सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, जिससे कि आपको फिर से रिवाइज हो रहा है जो अभी के अभी आपने जो पढ़ा। तो वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का एक साथ चुनाव और भी जो लोकल जो हम लोग को बॉडीज देखने को मिलती है, तो उसका एक साथ इलेक्शन। और आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो ये आपके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल भी मिल गया, क्योंकि मैं आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं ये मेंस पर्सपेक्टिव से होता है। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो है आप लोग को जो है वो पूरी यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। तो आप अगर ये सीरीज रेगुलरली देख रहे हैं, इस चैनल पे आप रेगुलरली बने हुए हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होगी। क्योंकि देखो मैं सिर्फ एक सोर्सेस के ऊपर सीमित नहीं होता, मुझे जहां से भी इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है वो मैं उठा लेता हूं, जो भी मुझे आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो अभी ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप उपयोग करेंगे, तो रिकॉर्ड करते चलिए। जो भी इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में मैं आपको समझा ही रहा हूं, समझ तो आपको आ ही रहा है, तो आप कहीं पे नोट डाउन करते चलिए जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप अपने आंसर में ये सब चीजें मेंशन करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। तो 1968 और 1969 में कई बार विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई, यानी कि उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो डिसॉल्व हो गई थी। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, वो भी डिसॉल्व हो गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। पहले ही ऐसा हुआ करता था, बट फिर ये जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि डिसॉल्व होना शुरू हो गई असेंबली तो और लोकसभा भी। तो क्या वाकई इसकी जरूरत है? तो दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन की एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं, तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकेंगे, जो कि अपन ने अभी ऑलरेडी समझा थोड़ी देर पहले। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा, डेवलपमेंटल वर्क भी जो है वो चलता रहेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई थी और देश में एक साथ एक चुनाव कराए जाना चाहिए। तो देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें भी इन्होंने सपोर्ट किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो ये वाली चीज भी रिकॉर्ड कर लो। आगे की बात करें तो क्या चुनावी खर्च सरकारी है? तो क्या सरकार जो है ये खर्च करती है? तो हाँ, उम्मीदवार तो अपने प्रचार का खर्च उठाते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स वगैरह जो होते हैं वो जो भी कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं वो खुद ब खुद अपना खर्चा उठाते हैं, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकारी होता है। मतलब मैंने आपको वही चीज एक्सप्लेन करी थी कि टैक्स पेयर पैसा होता है, यानी कि जो हम लोग जो टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो पैसा जो है वो यहां पर लग रहा है। अक्टूबर 1979 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्चे को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। इसी तरह विधानसभा चुनाव का सारा खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट होते हैं तो उस पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी और
सेंट्रल के जो इलेक्शन होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्चा केंद्र और राज्य सरकार दोनों उठाती है। तो कुल मिलाकर टैक्स पेयर मनी जो है वो यहां पर जाता है इलेक्शन के दौरान। तो जानिए लोकसभा चुनाव में कितना सरकारी खर्च होता है, तो इसका भी एक आपको आइडिया, अनुमान होना चाहिए कि कितना चुनाव में, इलेक्शन में कितना ज्यादा खर्चा होता है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक देश में 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव किए गए थे तब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 10.5 करोड़। कब की बात है ये? 1952 की। 1957 और 62 में जो खर्च जो था वो कम हुआ था, लेकिन 1967 में चुनाव से हर साल केंद्र सरकार का खर्च बढ़ता ही गया। फिलहाल 2014 के लोकसभा चुनाव तक के ही खर्चे का ब्यौरा है। 2014 में 3,870 करोड़। यहां कितने थे? 10.5 करोड़। यहां देखिए 3,870 करोड़। तो ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं कि इतना ही, मतलब मोर ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस, या फिर आप कह सकते हो कि 3,500 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्चा इलेक्शन में कंडक्ट हुआ था 2014 में। तो देखिए आप कितना ह्यूज अमाउंट जो है हम लोग को खर्चे का देखने को मिलता है। और ये पूरी रिकॉर्ड है कि चुनाव के अंदर कितना खर्चा होता है, ये भी आप देख सकते हैं आप चाहें तो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोर्स के थ्रू ये पता लगा है। तो देखिए ये तो हुई लोकसभा चुनाव के खर्च की बात। अब विधानसभा चुनाव की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो हम लोग को देखने को मिलता है खर्चा बैठता है, तो 2018 में लॉ कमीशन ने एक और रिपोर्ट पेश करी। उसमें उन्होंने बकायदा बताया कि जितना खर्चा होता है लोकसभा चुनाव के दौरान उतना ही लगभग आसपास का खर्चा राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो उतना ही होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी 3,500 के आसपास, 3,500 करोड़ के आसपास का खर्चा जो है वो बैठा था 2014 में, राइट, लोकसभा चुनाव में। तो बिल्कुल अगर पूरी स्टेट के खर्चे को ऐड कर देंगे अपन कि स्टेट्स में जो इलेक्शन हुआ है लगभग उतना ही हुआ है, तो ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि इलेक्शन में 6,000 से ज्यादा या फिर ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास खर्चे बैठते हैं पूरे टोटल हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह इलेक्शन होता है। और बाकी उसके अलावा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो हैम्पर तो होती है। ये आप डेटा भी देख सकते हैं कि ये डेटा जो है वो आंकड़े जो है वो करोड़ों रुपए में है। अगर 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, देखिए अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश को, तो लोकसभा के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश में 198 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं विधानसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मध्य प्रदेश के अंदर 130 करोड़ खर्च हुए हैं, राइट। मतलब ऑलमोस्ट कहीं ज्यादा है कहीं कम है, आप देख सकते हैं बकायदा। ये ब्लू वाला जो फिगर है ये हम लोग को लोकसभा चुनाव का देखने को मिल रहा है, और येलो वाला स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो ऑलमोस्ट सेम इक्वली खर्चा हम लोग को नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तो हद हो गई, 487 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए। और स्टेट की अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो उसमें इलेक्शन में 461 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। तो ऐसे करके पूरे हमारी जितनी भी स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, अगर हम लोग पूरे इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर, तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास खर्चा बैठता है। तो क्या एक साथ चुनाव कराने से खर्चा बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, खर्चा तो बचेगा, इसके बारे में अपन ने बात भी करी थी। तो हाँ, एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बोलने वाले यही तर्क देते हैं। लॉ कमीशन और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इससे खर्चा काफी कम किया जा सकता है। हालांकि साथ चुनाव कराने से खर्च कितना बचेगा इसका आंकड़ा तो रिपोर्ट ने नहीं दिया, बट ये कहा कि कम होगा, बट कितना कम होगा तो उसके बारे में भी कोई ऐसा जानकारी नहीं है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था, एनालाइज किया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हम लोग एक साथ कराते हैं, यानी कि इसी वन नेशन वन इलेक्शन के तर्क पर अगर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो बताया क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ज्यादा लगेगी। बट धीरे धीरे करके ये जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है ना, ये भी उन्होंने बताया कि ये कम होता जाएगा, राइट। अगर हम लोग बात करें 2024 में इलेक्शन की, तो उस समय 1,751 करोड़ रुपए का ही खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कम इसलिए होगा क्योंकि इसको इस तरीके से आप समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो है मतलब कुछ ऐसी चीज है कि आप वन टाइम परचेज करते हो, बट उसको आप बाद में भी उपयोग कर, जैसे कपड़ों की बात करें, अपन ने एक महीने में 2 कपड़े खरीदे, राइट। अब उस 2 कपड़ों को आप जो है वो कुछ और भी महीनों तक चला, अब 2 कपड़े आपने एक महीने में खरीद लिए, तो अगले महीने आपको कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आपने जिस महीने में जो खर्चा किया था, नेक्स्ट महीने आपको उतना खर्चा नहीं होगा ना कपड़े खरीदने में, क्योंकि आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इसमें जो भी डिवाइसेस वगैरह खरीदी जाती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक आप उसको चला सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसको ऐसे समझो आप। तो इसलिए कहा कि एक बार पैसा तो ज्यादा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म
को अगर अपन देखें तो पैसा जो है वो कम होता हुआ जाएगा, राइट, खर्चा जो है वो कम होता हुआ जाएगा। जब खर्च बच रहा है तो फिर साथ चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? इतने इसके पॉजिटिव अपन ने चीजें देख ली, और जब मैंने आपको उसमें भी बताया था, पॉइंट वाइज भी आपको पूरे स्टार्टिंग में डिस्कस कराया था, तो उसमें भी मेनली हम लोग को क्या दिखाई दे रहा था कि इससे हमारा फायदा हो रहा है वन टाइम इलेक्शन कराने से। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि लोकसभा में अगर कोई पार्टी रूल करेगी तो उसको भी 5 साल तक ही रूल करना होगा, और राज्यसभा के अंदर भी 5 साल तक ही रूल करना होगा। तो फिक्स्ड होगा ये पूरा टेन्योर, राइट। और आपको एक चीज पता होगी गाइस इमरजेंसी के बारे में, कि किसी राज्य वगैरह में अगर इमरजेंसी लग जाती है, किसी स्टेट में अगर इमरजेंसी लग जाती है, तो उस समय ये हम लोग को प्रोविजन देखने को मिलता है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में, कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कार्यकाल बढ़ सकता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोकसभा और अगर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें और एक ही साथ अगर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, बट कहीं पर इमरजेंसी लग जाए किसी कारणवश, तब क्या होगा कि उस स्टेट के अंदर कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो फिर हमने क्या देखा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर एक साथ इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ना एक ही टाइम पे, क्योंकि वो तो कार्यकाल बढ़ गया, यहां पे कार्यकाल बचा नहीं। फिर क्या क्या होगा कि मतलब एक साथ नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबिलिटी बनी नहीं पाएगी एक साथ होने की। इसको ऐसे समझो यार कि एक स्टेट के अंदर इलेक्शन मतलब कि टेन्योर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का वो बढ़ गया है, बट लोकसभा के अंदर नहीं बढ़ा है। फिर क्या लोकसभा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा या पूरे देश के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या? तो ये एक बड़ा इशू है, राइट। और संविधान के आर्टिकल 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही है और विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का ही है, वो आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। बट इमरजेंसी के समय पर इसको बढ़ाया जा सकता है, और 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी तब उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 10 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो ये एक बड़ा इशू है कार्यकाल का। तो 5 साल से पहले भंग कैसे होगी, यानी कि अगर डिसॉल्व करना है असेंबली को 5 साल से पहले तो कैसे होगी? तो लोकसभा और विधानसभा को 5 साल से पहले किसी आधार पर डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 बी में राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 174 क्लॉज 2 बी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि गवर्नर के पास जो है वो विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का अधिकार होता है, पावर होती है। लेकिन यहां भी एक पेंच है, वो ये कि अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते भी हैं और दोबारा चुनाव कराने की जरूरत पड़ती है तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी होगी। तो मतलब कुल मिलाकर टेन्योर जो है वो प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार से अपन फिक्स्ड टेन्योर, स्टेबल टेन्योर की जो बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन में, वो फिर नहीं चल पाएगा, वो एक बड़ा इशू आएगा। और अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हुई तो एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही डिसॉल्व कर दी गई तो क्या होगा? तो दूसरे स्टेट में भी तो फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई। तो लोकसभा तो कई बार भंग हुई है, डिसॉल्व हुई है, तो उस समय क्या लोकसभा डिसॉल्व होगी तो क्या स्टेट के भी इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट करने होंगे क्या? नहीं ना, तो बहुत इशू हो जाएगा ये। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है, अभी इतना इजी नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करना, तो इसके बारे में भी आपको पता है। इसलिए मैं ये वाला आर्टिकल आपके सामने लेकर आया कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था, जो मैंने भी आपको बताया 1977 के दौरान, मतलब अगर साथ में चुनाव हो भी जाते हैं और लोकसभा समय से पहले भंग कर दी जाती है तो स्थिति दोबारा से वही बन जाएगी जो अभी है, राइट। यानी हम घूम फिर कर दोबारा से अलग अलग चुनाव की तरफ ही आ जाएंगे। तो ये इसको कैसे फिर अपन रोक पाएंगे? और इसको अगर रोकेंगे तो हमारी कंट्री, यानी कि हमारी जो इंडिया है उसका फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्वाजी फेडरल हालांकि बोलते हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है। तो फिर कैसे हो सकता है एक साथ चुनाव? तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, 2 फेजेस में। पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के चुनाव भी करा दिए जाएं, और दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों के चुनाव जो है वो एक साथ करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ राज्य का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन वही बात होगी ना कि फिर बहुत चेंजेस करना होगा। तो किसी को समय से पहले ही भंग करना होगा, यानी कि कुछ स्टेट अगर हम लोग 2 ग्रुप्स बना दें और उस ग्रुप में जो है इलेक्शन अगर कंडक्ट करें तो भी स्थिति जो है वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं डेवलप हो सकती, वहां पर भी इशू आएंगे। तो क्या राजनीतिक पार्टियां मानेंगी जिन्हें ये करना है? यानी कि अगर कोई भी स्टेट के अंदर किसी, अगर और नॉर्मल सी बात है यार, आप किसी स्टेट के अंदर बोलोगे कि यार आप अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो क्या कोई पार्टी मानेगी?
जो रूलिंग में है नहीं मानेगी ना, वो क्यों बोलेगी कि हम लोग क्यों अपना टेन्योर को जो है वो वेस्ट करें या खत्म करें, डिसॉल्व कर दें, पहले क्यों करें, नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल है। तो जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग भी बुलाई थी, यानी कि इस पर देखो कार्य भी चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो सिर्फ 4 पार्टियों ने ही इसका समर्थन किया, सपोर्ट किया, जबकि 9 अपोज में थी, विरोध में थी। भाजपा और कांग्रेस ने इस पर कोई राय नहीं दी, बोला कि हमें कुछ नहीं बोलना। विरोध करने वाली पार्टियों की कई चिंताएं भी थी। उनका कहना था कि अगर 7 चुनाव कराने के कारण समय से पहले विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव में रूलिंग पार्टी या गठबंधन हार गई तो फिर क्या। पार्टियों का यह भी कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने से वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेंगे, यानी कि वही मैंने आपको बताया, ये वाला क्लॉज जरूर मेंशन करना कि जो हमारा जो क्वाजी फेडरल सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्वाजी फेडरल जरूर लिखिएगा। एक सवाल यह भी है कि 7 चुनाव कराने से एक ही पार्टी को जीत मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जैसा मैंने भी आपको बताया था, वोटर की टेंडेंसी, राइट, कि वो जो जिस भी पार्टी को वो वोट डालते हैं सेंटर के लिए, वो अपनी स्टेट के लिए भी डालते हैं, तो वो एक ही पार्टी फिर पूरे नेशन पर रूल करती हुई हम लोग को नजर आएगी। हालांकि ऑब्जेक्टिव उसका यही है वैसे तो। राजनीतिक पार्टियों को तो इसकी चिंता है, लेकिन ऐसा कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि हमारे देश का वोटर अलग सोचता है। हाँ, मतलब बिल्कुल अपन एक ही तरीके की बात तो कर ही नहीं सकते। अब वोटर के ऊपर है, वोटर टू वोटर के ऊपर है कि वो क्या सोच रहे हैं, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अगर वो लोकसभा में किसी पार्टी को जिता रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में भी उसको जिताएगा। तो देखो दोनों अप्रोचेस देखिए अपन ने। द हिंदू के आर्टिकल की जो बात मैंने आपको बताई थी उसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया था, वोटर की टेंडेंसी के बारे में मेंशन किया था। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, कि हर एक पर्सन की मेंटालिटी अप्रोच अलग अलग होती है, तो वो किसको वोट देना चाहे किसको नहीं देना चाहे ये देखने को मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है, और आप अपन उनकी जो टेंडेंसी है उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, मैक्सिमम केसेस में यही पाया गया है कि एक वोटर जो है उसकी चॉइस जो होती है वो पहले से फिक्स्ड होती है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। तो जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए, इन तीनों राज्यों में भाजपा हार गई, लेकिन जब यहां लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने यहीं की 95% से ज्यादा सीटें जीत ली। इसी तरह लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा मुश्किल से हरियाणा में सत्ता अपनी बचा पाई। तो देखो ये भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को देखने को मिल गया 2019 के इलेक्शन में कि लोगों ने अलग अलग पार्टीज को भी वोट किया है। इससे समझ आता है कि 6 महीने पहले वोटर ने जिस पार्टी को चुनाव में जिताया, 6 महीने बाद उसी पार्टी को भी हरा दिया। यानी वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। तो ये वाला जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप इसमें ये वाली चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है अबाउट इलेक्शन और अबाउट चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आंसर के अंदर। तो देखिए कितने अपने बेहतरीन तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर किया। बस एक लास्ट चीज है कि इतना तो ठीक है, लेकिन क्या ये अभी मुमकिन है? तो फिलहाल तो एक साथ एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन जो है तो उसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। हालांकि लॉ कमीशन जो है वो एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का ढांचा तैयार कर रही है, तो इस पर काम चल रहा है अच्छे से। और ये अभी इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। अगले साल ही जनवरी से जून के बीच 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, राइट। अब बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप के बारे में। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, इस पर्टिकुलर मैप को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप को। यहां पर इस मैप के अंदर 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया, 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनेबलिंग सेक्टर पर हम लोग को नजर आएंगे। तो इस जो 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया है, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जल्दी से जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव हो सकेगा। क्योंकि गाइस अभी कोरोना वायरस के चलते इश्यूज हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट होने की संभावना काफी कम है। और एसडीजी क्या है तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है। और इसमें जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये मैं अभी के अभी आपको एक टास्क दे रहा हूं, कहीं पर पेपर होगा आपके आसपास तो लिख लो कि आज ही आपको पढ़ना है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। हालांकि पहले मैं आप लोग को सब चीज पढ़ा चुका हूं।
ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टॉपिक है ना, ये आप मेंस में आराम से उपयोग कर सकते हो, क्योंकि मेंस का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि देखो मेंस के अंदर जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, उन सभी टॉपिक्स आपको, यानी जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो पूरे के पूरे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दिखाई देंगे। तो आप अपने हर एक मेंस के टॉपिक के अंदर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उपयोग कर सकते हो। हर एक मतलब मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आएंगे तो डेफिनेटली आप उपयोग कर सकते हो। एक बार जाके पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने पहले बता चुका हूं स्टूडेंट्स को इसके बारे में। चलो आगे की बात करेंगे। तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव होने में उनको काफी परेशानी हो रही है कि 2030 तक उनको अचीव करना है, राइट। कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो चीज निकाली गई है, ये जो मैप निकाला गया है, इससे फायदा ये होना है कि 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरिया जो 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनेबलिंग सेक्टर्स के हैं, तो उन पर जो है वो फोकस किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, राइट। पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटीज और प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट जो अभी तक हम लोग जिनको कवर नहीं कर पा रहे थे, जिसमें हम लोग को गैप देखने को मिल रहा था, ओवरलैप्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, तो उनको इस मैप के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई करके उस पर काम किया जाएगा और उसको अचीव करने पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि हम लोग 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ सकें, राइट। तो ये चीज और कुछ नहीं है, सिंपल सी बस ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बताया जा रहा है कि स्कॉटलैंड, फटाक से खड़े होइए, आपके दीवार में जो बड़ा सा मैप आपने वर्ल्ड का लगा रखा होगा, वर्ल्ड मैप, उसके पास तुरंत जाइए, स्कॉटलैंड कंट्री के ऊपर अपना हाथ रखिए कि ये स्कॉटलैंड कंट्री, ऐसे करके हाथ रख के आइए। तो स्कॉटलैंड कंट्री जिसपे आपने हाथ रखा है, ये वही कंट्री है जो कि आज की डेट में दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जहां पर फ्री में सैनिटरी पैड्स और टेम्पून्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टेम्पून्स भी कई मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होता है, टेम्पून्स वगैरह, राइट। तो सैनिटरी पैड्स और टेम्पून्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे स्कॉटलैंड के अंदर, और दुनिया की ये पहली कंट्री बन गई है जो कि फ्री में प्रोवाइड करा रही है, राइट। यहां पर प्रॉब्लम ये आई थी कि पीरियड पॉवर्टी हो रही थी बहुत ज्यादा। अब ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना, पीरियड पॉवर्टी, राइट, क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। पीरियड पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर लोग जो है वो, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है इस, कि जहां पर लोग जो है वो पैड्स को या टेम्पून्स वगैरह को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये स्थिति स्कॉटलैंड में देखते हुए जो है वो इस चीज को फ्री में कर दिया गया। अब स्कॉटलैंड के अंदर मेडिकल्स वगैरह में, और जो हम लोग को देखने को मिलता है ना अलग अलग, जैसे कि यूथ क्लब हो गए, फार्मेसीज वगैरह, मेडिकल वगैरह, मतलब वही चीज, और कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी पैड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बट इससे प्रॉब्लम ये होनी है कि यहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर 24 मिलियन पाउंड का और भी ज्यादा भार हर साल पड़ने वाला है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। गाइस, डिस्कस करेंगे लव जिहाद के बारे में। ये जो टॉपिक है ये लगातार न्यूज में नजर आ रहा है और इससे रिलेटेड चर्चाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। डिबेट्स, डिस्कशन हम लोग को न्यूज वगैरह में देखने को मिल रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलना। तो अभी जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, ये स्पेसिफिकली हम लोग लव जिहाद के ऊपर फोकस करते हुए पढ़ेंगे। इवन इसमें कुछ केस स्टडी भी हम लोग देखेंगे, यानी कि लव जिहाद से रिलेटेड कुछ जो मामले जो सामने आए हैं, उससे संबंधित जो मामले हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लव जिहाद, इस शब्द की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ ये शब्द, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और अलग अलग स्टेट जो आज की डेट में जो ये कानून बना रही हैं, जैसे कि अभी आपको याद आ रहा होगा 26 नवंबर को ही अपन ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। तो इसके बारे में अपन ने बात करी थी, याद आ रहा है कि नहीं? अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। सिंपली बस आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखना है उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020 और उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, या फिर सिंपली लव जिहाद लिख दीजिएगा और उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। तो जो भी लिस्ट में आपका सबसे पहला वीडियो जो आएगा सर्च लिस्ट में, तो वो अपना यही वाला वीडियो होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने पूरा डिटेल में कानून को जो है वो एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, राइट, कानून के बारे में एक्सप्लेन किया। बट अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं ये लव जिहाद के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मेंस में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जीएस पेपर 2 में भी हेल्पफुल होगा और इवन जीएस पेपर 4 के अंदर भी हेल्पफुल होगा केस स्टडी पर्सपेक्टिव से। तो देखिए गाइस, ये जो टॉपिक जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये आर्टिकल एक मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये आर्टिकल मुझे मिला था, ये सहारा समय का जो पब्लिकेशन है उसका ये आर्टिकल है बेसिकली, तो जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो गाइस, फिर आर्टिकल को फाइनली शुरू करते हैं और मैं 2-3 इंस्ट्रक्शंस आप लोग को देना चाहूंगा। पहली चीज तो ये आर्टिकल हिंदी में पब्लिश हुआ है,
राइट। बट जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है वो रिकॉर्ड करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। पूरी चीज मैं आपको काफी इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, कोई मीडियम का कोई इसमें आपको इशू नहीं आने वाला है। राइट, आप हिंदी समझ ही रहे हो, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, बट आप लिखते चलना इंग्लिश में, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तो आपके बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पॉइंट्स चाहिए। राइट, तो जितने पॉइंट्स हो सके उतने नोट डाउन करते चलो, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छा आंसर जो है वो लिख सको, क्योंकि मेंस के आंसर की तैयारी जो होती है वो अभी से ही होती है। और सेकंड चीज, अब देखो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, और दूसरी बात वो धर्म के ऊपर आधारित ये टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी नीचे कमेंट बॉक्स पे वो धर्म के ऊपर जो है वो उल्टी सीधी बात लिखना शुरू करे, और वो जो लिख रहे होंगे मैं उनको फिर सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट मानूंगा ही नहीं। क्योंकि द थिंग इज, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी। गाइज, आप किस चीज की तैयारी करो, आप एक तो हाई पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, कल को आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हो, तो उस पद में जाकर आप लोगों को उनके धर्म के ऊपर बेस तो ट्रीट नहीं करोगे ना। और वैसे भी नॉर्मल तौर पे भी अगर कोई इंसान अगर इस एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये धर्म की बातें जो है वो उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। राइट, उनको अपने धर्म को, सभी लोग अपने धर्म को फॉलो करें और दूसरे धर्म के बारे में ओपिनियन ना बनाए बस, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज बड़ी गंदी होती है कि लोग बाग ओपिनियन बना लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेंगी जिसके चलते मैं नहीं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स पर आप धर्म वगैरह के बारे में बातचीत करें। क्योंकि आप आने वाले समय के ऑफिसर हो तो अपने आप को ऑफिसर की तरह जो है वो ट्रीट करो और ऑफिसर की तरह ही बातचीत करो। राइट, तभी जाकर एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। क्योंकि उस पोस्ट में जाकर कोई भी इंसान, अगर देखिए आप कहीं पर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो और अधिकारी जो है वो आपके धर्म के ऊपर बेस जो है वो आपको ट्रीट करे तो कितना गलत होगा। गलत होगा कि नहीं होगा ना। और आप नहीं चाहोगे कि आप भी आगे चल के इस प्रकार की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो। आपके सामने जो भी आएगा तो आपको उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है। राइट, देखो लोग बाग ओपिनियन जो बनाते हैं ना, उसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। कल को आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे आगे चल के। राइट, और अब हम लोग किस चीज के बारे में बात करते हैं कि पुलिस फोर्स तो खराब है, राइट, पुलिस तो करप्ट है, ऐसी बातचीत चलती है ना। पुलिस वाले को देख के हम बोलते हैं कि अरे यार ये तो अब पैसे लूट लेंगे। तो ये ओपिनियन बन गया है। और आप खुद ही आने वाले समय में एक पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पे अगर चले आते हो, एक टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आप बन जाते हो, और आपके लिए अगर लोग इस प्रकार से सोचें तो कितना गलत होगा, होगा कि नहीं। तो इसलिए किसी भी हमें धर्म के ऊपर जो है वो ओपिनियन नहीं बनाना है। और मैं नहीं चाहूंगा कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो इस प्रकार का आंसर मतलब इस प्रकार की कमेंट करें। बट बाकी आप अपने ओपिनियन डेफिनेटली लिखिएगा अच्छी चीजों के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, रिफॉर्म वगैरह के लिए। बट ये धर्म के बारे में गंदगी बस मत करना, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये आर्टिकल मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि ये आर्टिकल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल बैकग्राउंड से जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि ये लव जिहाद का ओरिजिन कहां से हुआ, राइट, तो ये पूरी स्टार्टिंग से। और आंसर जब आप लिखोगे तो आप जब अगर बैकग्राउंड से ही पूरी चीजों को कवर करते चलोगे, कुछ केस स्टडी वगैरह मेंशन करोगे, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं उसमें केस स्टडी वगैरह अगर आप मेंशन करते हो तो वो आपका आंसर काफी अच्छा बनता है। तो चलो अब मैं और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये सब चीजें बताने में, डायरेक्टली अब टॉपिक को शुरू करते हैं। लव जिहाद, इस शब्द का ओरिजिन सबसे पहले कहां हुआ? केरला में हुआ। और केरला में उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो अच्युतानंद हम लोग को देखने को मिले थे, जो कि एक वामपंथी पार्टी के थे, यानी कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के थे। आपने सुना होगा राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में, तो इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लो, अभी लगे ही लगे। राइट, तो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स या लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो किनको कहा जाता है? तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो भी लोग लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, तो उनका मेन फोकस क्या होता है, उनकी विचारधारा क्या होती है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है कि उनको सोसाइटी को बदलना है, उनको सोसाइटी में और भी ज्यादा आर्थिक और जातीय समानता लेकर आना है, इकोनॉमिक और जो रिलीजन कास्ट के ऊपर बेस जो है वो इक्वलिटी लेकर आना है, कि कोई भी जो है वो किसी प्रकार की इनइक्वलिटी किसी सेंस में ना हो, ना ही रिलीजन पर्सपेक्टिव के सेंस में, ना ही इकोनॉमी के सेंस में। राइट, तो इस पर ये मेनली फोकस करते हैं। तो इनकी सरकार थी उस समय, लेफ्टिस्ट सरकार हम लोग को देखने को मिली थी। तो उसी समय ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट जो है और टर्म जो है या वर्ड जो है वो सामने आया। और उस समय एक मामला भी चला था केरला के हाई कोर्ट में। केरला के हाई कोर्ट में जो मामला सामने आया था, इस मामले में जस्टिस के टी शंकरन थे, यानी कि जस्टिस के टी शंकरन की कोर्ट में ये मामला चल रहा था। तो उस समय केरल हाई कोर्ट के विद्यान न्यायाधीश थे ये, और उन्होंने अपने ऑर्डर में, अपने जजमेंट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि दिसंबर 2009 तक केरला में लगभग 3-4 हजार ऐसे केसेस, ऐसे मामले सामने देखने को मिले थे जिनका ट्रेंड एक जैसा ही था, यानी कि एक तरीके के मामले थे। इसमें ईसाई, हिंदू और भी दूसरे धर्म की जो महिलाएं जो थी, उनको मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक
सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उनसे विवाह कर उनका धर्मांतरण किया। यानी कि जो मुस्लिम्स कुछ मुस्लिम लोग थे, राइट, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू फंसाया प्रेम जाल में, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको कन्वर्ट कर दिया फोर्सफुली, राइट, उनका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट किया। तो ऐसे मामले बहुत ज्यादा केरला के अंदर नजर आ रहे थे, और केरला हाई कोर्ट ने इस मामले को केरल पुलिस को सौंपा जांच करने के लिए, राइट, बट केरल पुलिस ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, सही तरीके से जांच नहीं करी, राइट, जिसके चलते ये घटनाएं जो है वो बढ़ती गई। और ये सब चीजों को देखते हुए जस्टिस शंकरन जो थे, उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं पर मोहर लगाने का काम शुरू कर दिया। यानी कि उनको लगा कि हाँ, इस प्रकार की इतने सारे जब मामले सामने आ रहे हैं तो इस पर जो है वो आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। तो वहां की चर्च जो है, यानी कि केरल की जो चर्च जो है, वहां पर भी लगातार ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उनका रिलीजन कन्वर्जन जो है वो किया जाता है। और ऐसे भी मामले हम लोग को लगातार देखने को मिल रहे थे, इस प्रकार के भी मामले लगातार उठ रहे थे कि क्रिश्चियन मुस्लिम्स के साथ भी इस प्रकार का रिलीजन कन्वर्जन हो रहा था, राइट। और आज भी वहां का एक चर्च है, साइरो मालाबार कैथलिक चर्च, हम लोग को देखने को मिलता है। तो वहां पर जब मीटिंग वगैरह होती है तो उस दौरान कई बार वहां के जो धर्म गुरु जो हैं, तो उन्होंने भी इस प्रकार के फैसले जो है वो उठाए हैं, और लगातार वो उठाते, मतलब अभी भी उठा रहे हैं इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जिसमें उनका कहना यही है कि जो लव जिहाद जो है, इसके मामले सामने नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं जो हैं, यानी कि दूसरे धर्म की, मतलब एक्सेप्ट मुस्लिम धर्म, दूसरे धर्म की महिलाएं जो है उनको बहला फुसला के उनका धर्म जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे मामले यहाँ पर केरल में हम लोग को चर्च वगैरह में देखने को मिले थे। तो इसी तरह केरल के हादिया मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जांच एजेंसी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए जो है, तो उसको लव जिहाद के पैटर्न की जांच करने का निर्देश दिया। तो ये सब चीजें बढ़ती जब जा रही थी, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद उन्होंने एनआईए को बोला कि चलो इन्वेस्टिगेशन करो। तो एनआईए ने अपनी फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट सौंपी, और लिटरली एनआईए की रिपोर्ट में यह चीज सामने आई कि हाँ, इस प्रकार का पैटर्न दिखाई दे रहा है केरला के अंदर, और जिसमें हजारों जो महिलाएं जो हैं उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनका रिलीजन कन्वर्जन किया जा रहा है, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। और एनआईए की जांच जो है वो आज भी चालू है, हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर एक केस स्टडी और स्पेसिफिकली अगर अपन करें तो 2014 की ये घटना हम लोग को नजर आती है, राइट। और केरल के अलावा और भी दूसरे राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद की घटनाएं आई। और झारखंड के अंदर बकायदा जो नेशनल लेवल की जो शूटर जो थी, मतलब अभी हैं जो शूटर, नेशनल लेवल की शूटर तारा सहदेव, तो इनका मामला एक सामने आया। और इनका मामला सामने आने के बाद पूरे देश में जो है वो ये लव जिहाद का कंसेप्ट जो है वो उभर कर आया, क्योंकि सेलिब्रिटी थी, सेलिब्रिटी का मामला एकदम सामने बाहर आया। तो मामला बताओ किस प्रकार का था। ये मामला ऐसा था कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर, यानी कि एक मुस्लिम लड़के ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि वो हिंदू है, और हिंदू बनकर उन्होंने इनसे शादी कर ली शूटर के साथ, राइट, जो सेलिब्रिटी हम लोग को देखने को मिलती है, तो तारा सहदेव जी। तो इनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद उस बंदे ने बाद में बताया कि वो मुसलमान है, और फिर वो तारा सहदेव जी के ऊपर जो है वो उनको एक्सप्लॉइट करने लगा, उनको हरास करने लगा, फोर्स करने लगा कि वो जो है वो अपने धर्म को कन्वर्ट कर लें। बट उन्होंने फिर इस चीज को अपोज किया, और अपोज करने के बाद फिर ये मामला इन्होंने उठाया। और जब मामला पूरे देश में सामने आया तो बिल्कुल हड़कंप मच गई, क्योंकि सेलिब्रिटी है। क्योंकि अब देखो छोटे मोटे मामले, और ऐसे तो हजारों कितने मामले हैं आम आदमी के, वो उठकर आते नहीं है अनटिल अनलेस कि किसी बड़े आदमी का केस सामने ना आए। क्योंकि बड़े आदमी का केस ही जो होता है वो हाईलाइट होता है। अब आम जनता का केस कहाँ हाईलाइट हो पाता है। तो ये वाली चीज है, अनटिल अनलेस कि वो केस एकदम ही गंभीर क्यों ना हो जाए, राइट, तभी हाईलाइट होता है, वरना नहीं हो पाता। तो ऐसे ही हुआ कि लव जिहाद का मामला बहुत समय से चल रहा था, बट हाईलाइट इन्हीं के केस के बाद हुआ, राइट। बट फिर बावजूद उसके भी झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कानून वगैरह नहीं बनाए गए। और हरियाणा के वल्लभगढ़ में एक निकिता तोमर जी का केस सामने आया। ये केस भी बहुत ही खतरनाक था। निकिता तोमर जी के मामले में कांग्रेस विधायक के जो रिलेटिव्स जो थे, उन्होंने निकिता तोमर जी को कहा कि आप जो है वो विवाह करिए, शादी करिए, और शादी आप करेंगे तो आपको रिलीजन को कन्वर्ट करना होगा, यानी कि अपने रिलीजन जो है वो चेंज करना होगा। तो निकिता तोमर के ऊपर ये दबाव बनाया गया, बट निकिता तोमर मानी नहीं। और जब ये नहीं मानी तो इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उनको मर्डर हो गया। तो ऐसे केस भी सामने आए कि अगर नहीं मानोगे तो मार दिया जाएगा। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। तो इसके बाद फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। हम लोग को देखने को मिला कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, तो उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पहल फिर शुरू कर दी। फिर उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एरिया जो है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो वहां पर भी ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए
जिसमें गुड्डू, बबलू, दीपू बनकर मुसलमान लड़के जो है मतलब हिंदू बनकर मुसलमान लड़के शादी कर लेते थे और शादी करने के बाद जो है वो हिंदू महिलाओं को जो है वो कन्वर्ट करवाया जाता था उनके द्वारा। तो ऐसी चीजें जो है वो लगातार सामने नजर आ रही थी कि अभी तक जो घटनाओं के बारे में अपन ने बात करी, केसेस, मामलों के बारे में जो बात करी, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़का अगर मुस्लिम लड़की को जो है वो प्यार करके उससे शादी करते हैं तो फिर उनको मुस्लिम लड़की का धर्म कन्वर्ट करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। बट वहीं अगर बात करें कि एक हिंदू लड़का अगर वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके लिए क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए, मुस्लिम धर्म में लड़कियों को अपने धर्म से बाहर शादी करने की इजाजत नहीं होती है, अलाउ नहीं किया जाता है कि एक मुस्लिम लड़की अपने धर्म के बाहर शादी करे। और ऐसा ही एक मामला दिल्ली का आया। दिल्ली में हमने देखा कि एक राहुल राज नाम का लड़का था, ये एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और दोनों ने फैसला लिया था शादी करने का, राइट। तो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़का जो है राहुल, तो इसने वो लड़की के खानदान वालों से बात करी, चर्चाएं करी। तो लड़की के खानदान वाले पहले तो मान नहीं रहे थे, फिर माने वो जैसे जैसे करेंगे, नहीं दिखावा किया कि वो मान गए हैं। फिर उन्होंने बोला लड़के से कि आप आओ हमारे मोहल्ले मिलने, हमसे अपन बातचीत करते हैं आगे की। तो वो लड़का जो है वो इनके मोहल्ले गया और मोहल्ले में उस लड़के को बेरहमी से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये केस सामने आया। और यदि एक मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है तो मुस्लिम समाज उसे अपनाता नहीं है, स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। तो दूसरी तरफ लव जिहाद के मामले में जब हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के ले जाते हैं तब तमाम मौलवी इसे प्यार का मामला बताते हैं। तो ये वाली चीज यानी कि एक तरफ तो मतलब अलाउ किया जाता है कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है कि अगर मतलब एक मुस्लिम लड़का अगर नॉन मुस्लिम लड़की के साथ अगर शादी करते हैं तो वो ठीक माना जाता है। बट अगर एक मुस्लिम लड़की अगर नॉन मुस्लिम लड़के से अगर शादी करना चाहती है तो फिर उसको ठीक नहीं माना जा रहा है। तो ये वाली चीज भी, ये वाला तर्क भी जो है उस प्रकार का सामने नजर आया, राइट। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने 164 ऐसे मामले ये सामने लेकर आए जिनमें हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर इनका रिलीजन कन्वर्ट किया गया, धर्म कन्वर्ट इनका हुआ, कन्वर्जन हुआ, राइट। और उसने विवाह किया गया और कुछ समय के बाद उन लड़कियों को छोड़ भी दिया गया। तो ऐसे मामले 164 जो है वो इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। इसकी बकायदा लिस्ट वगैरह भी इन्होंने बनाई थी। 164 परिवार की जो है वो सूची वगैरह बनाकर इन घटनाओं के बारे में जो है वो बताया था कि इस प्रकार की चीजें हो रही है कि एक तो शादी कर ली जाती है और शादी करने के बाद यानी कि प्यार किया, प्यार करने के बाद शादी करी और शादी करने के बाद मतलब रिलीजन कन्वर्ट करवा दिया और फिर जो है वो मना कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि साथ नहीं रहना है। तो ऐसी चीज जो है वो बहुत ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं जो है वो सामने आई। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है और इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उसको लगातार मुस्लिम संगठन काल्पनिक करार देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है। तो ये वाली चीज इस आर्टिकल में मेंशन है। और मुसलमानों में विवाह के संदर्भ में जब लड़की अन्य धर्म की है, राइट, तो अगर मुसलमान में अगर विवाह हो रहा है तो अगर कोई लड़की दूसरे धर्म की है तब उसे विवाह की मान्यता ही नहीं दी जाती। मतलब इसका मतलब है कि लड़की का धर्म कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद जो है उसको अलाउ किया जाता है। और जो ग्रंथ आधारित धर्म होते हैं, इस्लाम, ईसाई और यहूदी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनमें लड़कियों का मुसलमानों से विवाह करने के लिए रिलीजन कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। लेकिन जो इनके बाहर की लड़कियां हैं उनको विवाह करने से पहले काजी के सामने रिलीजन कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो ये वाली चीज है। और ऐसे में अधिकांश लड़कियों को पहले रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए एक जो है वो कानून लेकर आए हैं, राइट, ऑर्डिनेंस, जिसके बारे में अपन ने चर्चा भी करी थी अभी 26 नवंबर को। और उससे इस षड्यंत्र से समाज को राहत मिलेगी और ये जो रिलीजन कन्वर्जन जो होता है उस पर रोक लगाई जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। और योगी सरकार की तर्ज पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो हरियाणा में हम लोग को देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जो सरकार है, तो वो भी इस प्रकार के कानून जो है वो बनाने पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज बताई गई है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में तो ये आ चुका है, बट दूसरी स्टेट्स में भी अब लाया जाने वाला है इस प्रकार का कानून, सेम ही तरीके का कानून। और इसमें जो लव जिहाद को समर्थन देगा, मतलब इसमें जो लव जिहाद को सपोर्ट करेंगे जो लोग, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकार ये बोल रही है कि ये जब ये कानून लेकर आ गई ये सरकार, तो इसमें अगर कुछ लोग अगर लव जिहाद को सपोर्ट करेंगे तो जो सपोर्टर्स हैं उनको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज भी इस प्रकार की देखने को मिली है। और चूंकि भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम का जो प्रावधान है
यानी कि कोर्ट मैरिज का जो प्रावधान हमारे इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसके तहत किसी अंतर धार्मिक विवाह यानी कि इंटर कास्ट जो मैरिज हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके लिए जो दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं को कलेक्टर कार्यालय में रजिस्टर करार कर 1 महीने की अवधि की नोटिस दी जाती है। और यदि 1 माह अवधि की नोटिस मिलेगी तो ऐसे मामलों में जो कंफ्यूजन वाली संभावनाएं जो हम लोग को नजर आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। और इस स्पेशल मैरिज एक्ट का यानी विशेष विवाह अधिनियम का सदुपयोग करके विवाह करने के बजाय जो लड़कियों के धर्म को कन्वर्ट करके विवाह करते हैं तो वो पूरी तरह से बैन हो जाएगा। और इस प्रकार की चीज हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि अगर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि अगर 2 लोग हैं, अगर वो मैरिज करना चाहते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो कोर्ट में आकर मैरिज कर सकते हैं। बट गाइस देखो, क्या ये चीज इतनी आसान है? जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि ऑनर किलिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कि 2 लोगों ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली, मैंने माना कि ट्रू लव है और वो दोनों एक दूसरे को चीट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, राइट। वो शादी करना चाहते, उनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं है धर्म वगैरह चेंज कराना। वो चाहते हैं कि वो जो लड़की है वो धर्म, जो उसका धर्म था वो धर्म वो फॉलो करे, लड़का जो है वो अपने धर्म को फॉलो करे, बट वो मैरिज कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला मैरिज धर्म चेंज करने का, मैरिज पर्पस के लिए। बट फिर भी उन्होंने जाके मतलब कोर्ट मैरिज कर ली। तो क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद ये लोग सेफ हो पाएंगे? तो बहुत सारे केसेस में शायद नहीं, क्योंकि आज की डेट में भी हम लोग को ऑनर किलिंग देखने को मिलती है। कम्युनिटी मार देती है ऐसे लोगों को, राइट। और लिटरली ये आज की डेट में भी हो रहा है, ये शर्म वाली बात है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीज तो यहां पर लिखी हुई है कि इन सब चीजों पर रोक लगाई जाएगी, बट प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज है, और सबसे बड़ी चीज तो लोगों का माइंडसेट, राइट। तो ये वाली चीज है। इस तरह के जो रिलीजन कन्वर्जन जो हो रहे हैं स्पेशली मैरिज पर्पस के लिए, विवाह के लिए, तो उनको जो है वो सजा प्रोवाइड की जा रही है, इस कानून के तहत सजा दी जा रही है। और इस कानून को सुनते ही लव जिहाद के जो सपोर्टर हैं तो वो खुश नहीं है। और लेकिन ये जो कानून है, ये जो महिलाएं जो है, महिला के जो अधिकार, वुमेन्स राइट जो है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक कदम है। तो ऐसा ये एडिटर जो है वो बता रहे हैं। और इस कदम को उठाकर निश्चित तौर पर जो छल बल के आधार पर रिलीजन कन्वर्जन करा रहे हैं, तो उनको रोकने का एक संविधान सम्मत कार्य जो योगी सरकार ने किया है उसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए। तो एडिटर ने इस प्रकार से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कंक्लूड किया है। बट मैं चाहूंगा कि लव जिहाद के ऊपर जो अभी तक आपने समझा पढ़ा, तो उस पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या व्यूज हैं। और लव जिहाद का जो कंसेप्ट है, मतलब बेसिकली ये एक हेल्दी कंसेप्ट नहीं है सेक्युलरिज्म के लिए। तो इसके बारे में बीच में थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया भी दिया था, लिंकअप भी कराया था, आपको याद आ रहा होगा आपको। जैसे कि आप इस आंसर में बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कि मैंने जो भी आपको बताया कि जैसे कि 2 लोग अगर कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं, राइट, तो भी कम्युनिटी क्या उनको एक्सेप्ट करेगी, और क्या ऑनर किलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी क्या? तो ये वाली चीज है। तो ये पूरे चीज जो है वो आपके मेंस के आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो 250 वर्ड में आंसर लिखिएगा कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन लव जिहाद, लव जिहाद पर आपके क्या विचार हैं। और लव जिहाद कंसेप्ट जो है वो हमारी सेक्युलरिज्म के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो इस पर आप कमेंट करिए 250 वर्ड में, और कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पर आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना अगर आपको सिर्फ पेपर और पेन से लिखना है, जो कि एक काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो आप पेपर पे लिख दीजिएगा पेन से, राइट। और पेपर पे पूरा आंसर लिखने के बाद उसकी फोटो खींचिएगा। फोटो खींचने के बाद अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर आप देखिएगा कि आपको लिंक मिलेगी अपने टेलीग्राम के ग्रुप की। वो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका नाम चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स है। और बेसिकली ये जो ग्रुप है वो फ्यूचर ऑफिसर अंडरस्कोर CSE करके आपको ग्रुप का वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, यूजर आईडी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो पूरा आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप ग्रुप पे जाइएगा, टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, जाकर आप वहां पर इस आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि वहां पर, क्योंकि उस ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उससे आपका फायदा ये होगा कि आपके आंसर को दूसरे स्टूडेंट रिव्यू करेंगे, राइट। और आप भी दूसरे स्टूडेंट के आंसर व्यू पॉइंट जो है वो देखिएगा, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है दूसरे किसी ने लिखा है तो उसको नोट डाउन करिए। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहा करो ये, क्योंकि इस प्रकार की ग्रुप स्टडी जो होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने ये जो टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो इसीलिए बनाया है कि आप वहां पर ग्रुप स्टडी करें और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट आपको स्टडी का मिल सके, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर लिखकर बताइएगा। गाइस, मुंबई के समुद्र में कुछ इस प्रकार का नजारा सामने देखने को मिला है अभी कुछ समय पहले ही, राइट। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या चीज है और कहां से ये आई है और ये इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो देखिए ये इस इवेंट को ब्लू टाइड के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि ये ब्लू कलर की टाइड हम लोग को इस प्रकार की मुंबई में देखने को मिल रही है, मुंबई की बीचेस में। तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू ह्यू हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि कोई भी ऐसी मतलब चीज, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट छोड़ता है, राइट। तो ऐसे काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लाइट जो है वह छोड़ते हैं, एमिट करते हैं, राइट। तो वो वैसा ही है ये। तो ये एक ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और हर साल 2016 के बाद से ये लगातार इस प्रकार का इवेंट नवंबर और दिसंबर में हमारी कंट्री का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर नजर आ रहा है। और अभी मुंबई की जुहू बीच, काफी फेमस जुहू बीच है, और देवगढ़ बीच में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस प्रकार की एक्टिविटी, तो ये होती किस कारण है? तो जब फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एक बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं ये, जिनको डीनोफ्लैगेलेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये लाइट छोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन इनके प्रोटीन्स में होता है और ये लाइट छोड़ते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि समुद्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और जब वेव्स इन प्लांट्स को डिस्टर्ब करती है, इन प्लांट्स के साथ टच होती है, तो फिर ये इस प्रकार की लाइट जो है, ब्लू कलर की लाइट जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो ऐसी लाइट रिलीज करते हैं, राइट। और मेन फैक्टर जो है वो इनके होने का वो है यूट्रोफिकेशन। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब इस प्रकार की प्लांट्स की एक्टिविटी नजर आती है, राइट। और ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, तभी ये इतनी भारी मात्रा में ऐसे प्लांट्स जो है वो पड़ जाते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि पानी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ऐसे प्लांट आते हैं। तो ये एक संकेत बताया जा रहा है। हालांकि रोमांटिक डेट तो ये हो सकती है काफी सारे लोगों की, बट अगर हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये चीज जो है वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। समुद्र के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब समझ रहे हो? समुद्र के अंदर काफी सारे स्पीसीज जो हैं, जो कि जीवित हैं, वो उनके मरने की संभावना है, क्योंकि काफी सारे स्पीसीज समुद्र के अंदर, काफी सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी समुद्र के अंदर जो स्पीसीज रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, बट समुद्र के नीचे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है। और समुद्र के नीचे ऑक्सीजन के लेवल घटने की वजह आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से समुद्र को पल्यूट किया है, तो उसी के चलते ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, राइट। जितना पॉल्यूशन हम लोगों ने करके रखा हुआ है, तो ये ब्यूटीफुल तो है ही है, साथ ही साथ एक डेंजर का सिग्नल भी है। स्पीसीज इस ग्रुप के जो होते हैं ना, वो एक तो जहरीले भी काफी ज्यादा होते हैं। जब इस प्रकार के स्पीसीज जब बढ़ते हैं और इन छोटे स्पीसीज को, यानी कि ये प्लांट्स है, बहुत माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन, इनको जब समुद्र के जो स्पीसीज है वो खाते हैं, जैसे कि इस प्लांट को अगर एक मछली खा रही है और मछली को हमने पकड़ा, और हम जो इंसान है जब इस मछली को खाएंगे तब क्या हो रहा है कि ये जो जहरीला जो पदार्थ है वो इस मछली के थ्रू इंसानों की बॉडी में भी जा रहा है। इसका संकेत ये है कि आने वाले समय में इंसानों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, और समुद्री जीवन को भी नुकसान है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल समुद्र के नीचे का कम हो रहा है, ये एक संकेत है फर्स्ट। दूसरी प्रॉब्लम बड़ी कि ये जहरीले होते हैं, काफी सारे, इनकी काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जो जहरीली होती है, राइट। और ये इनके ज्यादा बढ़ने के कारण समुद्र को जो है वो रेड टाइड्स के नाम से भी फिर जाना जाता है। रेड टाइड वो उस पीरियड को कहा जाता है जब सभी एनिमल्स जो है वो इस प्रकार के स्पीसीज का इंटेक करते हैं, और ये जो स्पीसीज जो होती है, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, वो जहरीला होता है, और उस जहरीले पदार्थ को खाने के बाद जो मछलियां जो है वो उनकी बॉडी में ये जहरीला पदार्थ जाता है, और उन मछलियों को जब ह्यूमंस खाते हैं, जब सी एनिमल्स जो है, जब हम लोग यानी कि ह्यूमंस लोग जब इंटेक करते हैं, तब क्या होगा, तब ह्यूमंस को भी इश्यूज होने लगेंगे, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होगी, और इतनी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है कि उनको न्यूरोटॉक्सिन के इश्यूज भी हो सकते हैं, यानी कि मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है ह्यूमंस के बीच में। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस चीज है। और इसके अलावा ये फाइटोप्लैंक्टन्स की सभी स्पीसीज जो है वो जहरीली नहीं होती है, उनमें से कुछ स्पीसीज ऐसी भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सी स्पार्कल इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है नॉटिल्यूका सिंटिलेंस। तो ये जहरीली नहीं होती है, बट हाँ फिर भी इसके प्रभाव जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। बात हो रही है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो के बारे में। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है इसके? तो ये एक प्रकार की मीटिंग है जहां जो कि पूरे दुनिया भर की कंट्रीज इस मीटिंग में हम लोग को देखने को मिलती हैं, और ये मीटिंग पर जो मेन जिस चीज पर डिस्कशन होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर होता है, कि फोकस किया जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कंट्रीज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, और क्या स्टेटस है कंट्री का रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जाती है,
और फोकस किया जाता है कि सभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आने वाले कल में हम लोग को मेनली टारगेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी को, और आने वाले कल के आज की रेट से ही टारगेट करना शुरू करना है। क्योंकि आप जानते हैं इसकी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो पेट्रोलियम है, जो हम लोग देखते हैं डीजल वगैरह है, पेट्रोल है, तो ये सब जो फ्यूल्स हैं, कन्वेंशनल सोर्स कोयला हो गया, तो ये सब जो फ्यूल्स हैं ये एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पल्यूट करता है। बट रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, तो ये सब एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करती हैं। इससे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, निकलता ही नहीं है पहली बात तो, कुछ बाय प्रोडक्ट इससे हम लोग को नहीं देखने को मिलता कि जो रिलीज होता है, राइट, तो वो एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ फायदेमंद होती है रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात कर लो जैसे आप, फायदेमंद हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो यहां पर टारगेट किया जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वो किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, और अगर किसी कंट्री के पास कोई एक अच्छा इनिशिएटिव है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर तो वो फिर वो उसको यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान शेयर भी करते हैं। तो अभी रिसेंटली ये री इन्वेस्ट 2020 हम लोग को देखने को मिली थी, तीसरी ये री इन्वेस्ट मीटिंग है। इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इस साल की जो थीम है 2020 की वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से इस एग्जाम को लिख रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा लगातार, जैसा मैं बोलता हूं कि थीम्स वगैरह जो भी होती है इंटरनेशनल थीम्स, तो उसको आप एक बार इंग्लिश में जरूर देख लिया करिए, क्योंकि ये वाली कंप्लेन कई बार स्टूडेंट्स के बीच में आई है कि जिन्होंने एग्जाम लिखे हैं, उन्होंने स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे कहा था कि सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको आती है थीम्स वगैरह में, कई बार थीम जो बुक में लिखी रहती है वैसी थीम जो है वो एग्जाम में कई बार नहीं उनको देखने को मिलती, क्योंकि वो ट्रांसलेशन वगैरह का एक इशू हो जाता है कई बार, तो इसलिए इंग्लिश वाला ही आप देख के जाया करिए, राइट। आगे की बात करें तो इंडिया किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, तो बहुत बेहतरीन इंडिया का परफॉर्मेंस है। लगातार इंडिया जो है वो बढ़ती जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, क्योंकि आपने देखा होगा काफी सारी हमारी पॉलिसीज जो होती हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड ही हम लोग को देखने को मिलती है, कई सारी पॉलिसीज वगैरह। हम लोग इवन अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, और हम लोग इवन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो भी कंपनीज वगैरह जो काम कर रही हैं उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, राइट। तो ये सब चीजों में इंडिया काम कर रही है, इसीलिए तो इंडिया पूरे दुनिया भर में चौथे नंबर पर आती है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। और रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी हमारे पास है वो 136 गीगावाट्स की एट प्रेजेंट है, और जो कि टोटल कैपेसिटी का 36% हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। इवन 2017 से ही हम लोग का जो कोल बेस्ड थर्मल पावर जो प्लांट्स होता था, थर्मल पावर के थ्रू जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, करते हैं इवन आज भी, तो इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए हैं, राइट, यानी कि एक्सीड कर दिया है इससे हम लोगों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बताई जा रही है, और 6 सालों में इंडिया की जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थी वो 2.5 गुना ज्यादा जो है वो बढ़ गई है पिछले 6 सालों में। और ओवरऑल इंडिया जो है उसने पूरी दुनिया भर को दिखा दिया कि जिस समय रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने पे, रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने में जो सबसे ज्यादा पैसा लगता है, सबसे जो कॉस्टली होता है, उस दौर में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, बिकॉज इंडिया जो है वो एक अच्छे कल पर फोकस करती है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, राइट, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही इस प्रकार की होती है। हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं कि हमारा नेचर भी अच्छा रहे, ह्यूमन बींग्स भी अच्छे रहें, और हम लोग जो है वो पर्यावरण को सुधारने के ऊपर लगातार मेहनत करते रहे, फोकस करते रहे, राइट। तो ये इंडिया के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आप देखो, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो ये सब चीजें भी जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये एक आइसिंग की तरह हो जाती है आपके आंसर में, जो केक के ऊपर जो आइसिंग डलती है ना तो लास्ट में, तो वैसा हो जाता है आपके आंसर के ऊपर। तो ये कुछ चीजें, कुछ सेंटेंस वगैरह इस प्रकार के, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या क्या टारगेट्स हैं। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने अगर आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन तुरंत हिट कीजिएगा, बिना लाइक के बटन हिट करिए हुए मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, और शेयर गाइस जरूर कीजिएगा लेक्चर्स को। और सेकेंडली देखिए, आज जो टॉपिक्स है ना, 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। एक्चुअल में मैंने वो 2 टॉपिक्स को होल्ड पे रखा हुआ है, मैं क्लियरली आपको बताता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ और आर्टिकल्स उन टॉपिक्स से रिलेटेड पढ़ने के लिए,
क्योंकि देखो यहां पर जब आप लेक्चर्स देखते हैं गाइस, तो इस लेक्चर के अंदर आपको पूरी चीजें प्रोवाइड की जाती है, पूरे डायमेंशंस में कवर करता हूं। और ये पूरी चीज प्रोवाइड कराने के लिए मैं वेरियस आर्टिकल्स पढ़ता हूं, वेरियस पब्लिकेशन पढ़ता हूं, कई बार मैगजीन वगैरह से भी कंटेंट को उठाता हूं, चेक करता हूं, देखता हूं, राइट। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। तो दो टॉपिक्स है मैंने होल्ड पे इसलिए रखा क्योंकि मैं उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी जो है वो अलग अलग जगह से गेन कर रहा हूं। और कल के लेक्चर में एनी हाउ आपको वो दोनों टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, और अगर नहीं है तो जान लो, सभी को पता है कि यहाँ पर मैं एक भी न्यूज स्किप नहीं करता हूं, सभी की सभी न्यूज कवर करता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप रेगुलरली यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा 100%। और पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। और पेड पैकेज में ये पूरी चीज जो है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं, और उसकी जो फीस है वो काफी कम है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। और एनसीईआरटी बैच ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत करो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और फेसबुक पर आप मुझे ऐड कर सकते हैं कमलाक्ष झा नाम को सर्च करके, और कुछ भी आपको पूछना है फेसबुक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838। कॉल कोई नहीं करेगा क्योंकि कॉल कोई अटेंड नहीं किया जाता है। आप सिर्फ मुझे मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।